सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और हमने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी। तो चलिए आज हम लोग निरक्षीय स्थिति पढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति होता कहाँ है, इस स्थिति में बिंदु कहाँ पर होगा। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, जो कि किससे मिलके बना होता है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है। प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दोनों आवेशों की बीच की दूरी को हम कितना लेते हैं, हम लेते हैं 12। तो हमने ले लिया 12। ये रहा इसका मध्य बिंदु O। और अब देखिए बिंदु कहां पर होगा। पहली बात तो ये अक्षीय स्थिति में बिंदु कहां पे होता है। अक्षीय स्थिति में बिंदु इस बढ़ाए गए अक्ष पर कहीं भी हो सकता है, इस बढ़ाए गए अक्ष पर कहीं भी हो सकता है। अक्षीय स्थिति में बिंदु इस द्विध्रुव के अक्ष पर कहीं भी हो सकता है, इसलिए उसे हम लोग अक्षीय स्थिति कहते हैं। और आज बात हो रही है निरक्षीय स्थिति की। तो चलिए जानते हैं कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु कहां पर होगा। निरक्षीय स्थिति में बिंदु यहां हो सकता है, 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 इधर 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 इधर, कहीं भी हो सकता है। कहीं भी मतलब एक चीज जो आपने गौर फरमाई होगी कि मैंने जिन भी बिंदुओं की बात की है वो उनमें एक समानता है। समानता क्या है, वो सभी के सभी बिंदु इस द्विध्रुव के लंब अर्धक पे हैं। वो सभी के सभी बिंदु इस द्विध्रुव के कहां पर हैं, द्विध्रुव के लंब अर्धक पे हैं। लंब अर्धक, लंबार्धक, यानी कि एक ऐसी रेखा जो, अच्छा पहले मैं लिख दूं मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, लंबार्धक। लंबार्धक का है लंब प्लस अर्ध, यानी एक ऐसी रेखा जो इस द्विध्रुव के अक्ष के मध्य बिंदु से जाएगी और इस द्विध्रुव के अक्ष पर लंब होगी, उसे हम लोग लंबार्धक बोलेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंबार्धक। तो ये लंबार्धक इधर भी है और ये रेखा नीचे भी जाएगी। तो अब देखिए निरक्षीय स्थिति किसे कहा जाता है। निरक्षीय स्थिति में बिंदु द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर कहीं भी स्थित हो सकती है। वो तो पता होगा ना, दिया होगा कितनी दूरी पे है। चलिए मान लेते हैं कि यहां से आल दूरी पर है, ये रहा आपका बिंदु P, और ये बिंदु P वही है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस द्विध्रुव के कारण। तो मुझे उम्मीद है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि निरक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति में बिंदु कहां पर होता है। एक बार फिर सुनिए, निरक्षीय स्थिति में बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो वो द्विध्रुव के लंबार्धक पर स्थित होता है। लंबार्धक एक ऐसी रेखा जो लंब भी होगी और उसके मध्य बिंदु से गुजरेगी। तो अगर आपको इसको परिभाषित करना है तो आप कुछ इस तरीके से परिभाषित करेंगे। बच्चा देख लीजिए, परिभाषा यहां पर है। जब कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली, दिस इज केंद्र, मध्य बिंदु, तथा द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा पर स्थित होता है। कहां पर होता है, केंद्र से गुजरने वाली, साथ ही साथ अक्ष के लंबवत गुजरने वाली रेखा पर स्थित होता है। इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुप्रस्थ, इसी को आप अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अनुप्रस्थ बोलिए, ब्रॉड साइड ऑन बोलिए, निरक्षीय बोलिए, या इसी को इक्वेटोरियल पोजीशन बोलिए, सब एक ही है, सब एक ही नाम है। अनुप्रस्थ बोलिए, निरक्षीय बोलिए, इक्वेटोरियल बोलिए
या ब्रॉड साइड ऑन बोलिए, ये दोनों इंग्लिश नाम हैं, ये दोनों हिंदी नाम हैं। अनुप्रस्थ स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो अब ये क्लियर हो गया है कि निरक्षीय स्थिति में बिंदु कहां पर स्थित होगा। निरक्षीय स्थिति में बिंदु इस द्विध्रुव अक्ष के लंबार्धक पर स्थित होता है। लंबार्धक यानी एक ऐसी रेखा जो लंबी है और उसके मध्य बिंदु से भी होकर जाती है। तो अब हम अपना मेन उद्देश्य पूरा करेंगे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। चलिए जुड़िए मेरे साथ, चलिए चलते हैं आज के सफर पर। तो ये रहा मेरा विद्युत द्विध्रुव। अब मैं अच्छे से बनाने वाला हूं डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्त। चलिए ये मैं बना लिया एक विद्युत द्विध्रुव जो मिल के बना है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से। इसको मैं नाम देता हूं प्लस क्यू आवेश, इसको मैं नाम देता हूं माइनस क्यू आवेश। और बिंदुओं को भी आप नाम दे सकते हैं। इस बिंदु को नाम आप ए दे दीजिए, इस बिंदु को नाम आप बी दे दीजिए। तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, और ओ इसका मध्य बिंदु है। ये रहा ओ इसका मध्य बिंदु है। एक चीज और, इसकी लंबाई कितनी है बच्चा? अच्छा, इसकी लंबाई को मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाऊं ना दोस्त। ये रहा इसकी लंबाई। ठीक है, दिख रहा है आपको? लंबाई दिख रही है? लंबाई दिख रही है कि नहीं बच्चा? लंबाई यहां तक है। ये रहा इसकी लंबाई। इसकी लंबाई हम कितनी लेते हैं? लंबाई लेते हैं 2L। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ओ इसका मध्य बिंदु है, इसकी लंबाई 2L है, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? P, स्मॉल p है। और अब एक बिंदु है, एक बिंदु जो कहां पर है? एक बिंदु जो कि निरक्षीय स्थिति में है, और अगर वो निरक्षीय स्थिति में है मतलब वो कहां पर है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, लंबार्धक पे है। उसको मैं ले लेता हूं बिंदु P। ये रहा बिंदु P, और ये बिंदु P आल दूरी पर है, O से आल दूरी पर है, लंबार्धक पे है, यानी कि निरक्षीय स्थिति में है। और अब आपको क्या करना है? इस बिंदु P पर ही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस द्विध्रुव के कारण। कैसे करेंगे आप? बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सबसे पहले आप A को इस P से जोड़ दीजिए, और ये ले लो, चलो ठीक है। उसके बाद वही काम इसके लिए भी करो आप, B को P से जोड़ दो, इसको भी ले लो। ओके, तो अब आप क्या करेंगे? ये जो बिंदु P है जो अभी कहां पर है? इस लंबार्धक पे आर दूरी पर है, इस बिंदु O से वहां पर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है इस द्विध्रुव के कारण। और द्विध्रुव मिलके बना है प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश के कारण। तो ये तो कॉमन सी बात है, एकदम कॉमन सेंस है कि इस प्लस क्यू आवेश का भी विद्युत क्षेत्र यहाँ पे होगा, इस माइनस क्यू आवेश का भी विद्युत क्षेत्र यहाँ पे होगा। तो पहले हम लोग यही करते हैं ना, पहले प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए, फिर माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए। निकालिए। बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? चलो इसको मैं नाम देता हूं E1 का। फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन दूरी का वर्ग होता है AP। दूरी यहां पे क्या लेंगे हम लोग? AP लेंगे, AP का वर्ग। और अब इसकी दिशा बताइए, इसका डायरेक्शन बताइए। E1 का डायरेक्शन क्या होगा? चूंकि ये प्लस आवेश है और आपको मालूम है प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र निकलता है, यानी E1 का डायरेक्शन हो जाएगा इधर की तरफ। E1 का डायरेक्शन हो जाएगा उधर की तरफ, यानी A से किधर की तरफ? A से P की तरफ। लिख लीजिए यहां पे A से P की तरफ।
ए से पी की तरफ, ये है E1 का डायरेक्शन, यहां पे लिखा भी जाएगा E1। E1 क्लियर है ये E1। E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 विद्युत क्षेत्र है, किसके कारण? इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर, जिसकी दिशा है A से P की तरफ। चलिए आगे बढ़ेंगे और यही काम हम लोग माइनस के लिए भी करेंगे। बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? इसको आप नाम दे दीजिए E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ये दूरी ना BP का वर्ग। और क्योंकि ये माइनस आवेश है, तो इसकी तरफ विद्युत क्षेत्र आता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा P से B की तरफ, इसका डायरेक्शन हो जाएगा P से B की तरफ। विद्युत क्षेत्र माइनस की तरफ आता है, प्लस से निकलता है, तो चलिए ठीक है, यानी इसका डायरेक्शन हो गया P से B की तरफ। ओके, तो अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र काम कर रहे हैं, एक है E1, एक है E2, एक है E1, एक है E2। एक चीज और देखिए, ये L होगा, ये भी L होगा, ऑब्वियस सी बात है L होगा। और क्योंकि ये लंबार्धक पे है, ये बिंदु P लंबार्धक पे है, तो अगर ये थीटा है बच्चा, तो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। और अब देखिए जरा, ये समकोण त्रिभुज ले लीजिए आप, POA या POB, कोई सा भी आप ले लीजिए, तो आपको समकोण त्रिभुज POA में क्या मिलेगा? जरा देखिए, POA ये 90 है, क्योंकि पहले बताया गया ये लंब है, तो इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा, ये थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। लगा दीजिए पाइथागोरस का प्रमेय, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर। और अगर आपको चाहिए AP का स्क्वायर, तो ये आपको मिल जाएगा, PO कितना है बच्चा? ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। AP का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, AP आ जाएगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यही काम आप POB में भी कर लो, समकोण त्रिभुज POB में यहां भी वही कहानी है, इसके सामने ये लंब है, इसके सामने ये कर्ण है और ये आधार है, तो यहां पे भी आपको मिलेगा PB का वर्ग इज इक्वल टू PO का वर्ग प्लस OB का वर्ग, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, PB का वर्ग या BP भी है, एक ही चीज है। सो PB इज इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चा? आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये भी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, AP भी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट, और BP भी कितना है? रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे? इसका सिंपल सा मतलब है अतः सिंपल सा मतलब है अतः AP इज इक्वल टू BP। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि AP और BP दोनों बराबर हैं, बराबर होना ही था, क्योंकि ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो आमने सामने की भुजाओं के बराबर तो होना ही था, आमने सामने की भुजाओं को बराबर तो होना ही था। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको मैथमेटिकली करके भी दिखा दिया है, लॉजिकली तो दिख ही रहा था। और अब देखिए E1 और E2 में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी आवेश Q है, ये भी आवेश Q है। इन दोनों में बस इस AP और BP का अंतर था,
और अब यहां से दिख रहा है कि AP और BP दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये है, इसलिए E1 इज इक्वल टू E2। कौन कौन है जिसको समझ में नहीं आया बच्चा? अरे सॉरी, आगे नहीं पीछे जाना है। अरे यार, E1 और E2 में केवल AP और BP का ही अंतर है, यही दोनों हैं जो अलग अलग हैं। और बाद में ये समझ में आता है, आप मत चलाओ ना, मैं चला रहा हूं, आप मत चलाओ। अरे और बाद में ये समझ में आता है कि AP और BP भी बराबर ही हैं, यानी E1 और E2 भी क्या होगा? बराबर होगा। E1 और E2 भी बराबर होगा। और अब समझिए लॉजिक, बिंदु P पर मैं लिख रहा हूं, आप समझते जाएंगे। बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र E1 व E2 कार्यरत हैं, जो परिमाण में बराबर हैं, जो परिमाण में यहां लिखना था मुझे, जो परिमाण में बराबर हैं तथा उनके बीच कोण है। अब आप बताओगे कि उनके बीच कितने का कोण है? जरा देखिए बच्चा, आप देखिए लॉजिक क्या होता है। इस बिंदु P पर E1 एक विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। E2 भी एक विद्युत क्षेत्र काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। यानी बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र काम करते हैं। और अब देखिए इन दोनों के बीच का कोण कितना है। मैं इस AB के समानांतर एक लाइन खींच रहा हूं, ये देखिए AB के पैरेलल मैंने एक लाइन खींचा है। AB, ये रहा AB के समांतर एक लाइन खींच दिया। तो देखिए अगर ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा, इसे हम लोग संगत कोण बोलेंगे। ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, बहुत ऊपर हो गया क्या? नीचे यहां पे दिखा रहा हूं मैं आपको। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और अगर ये ऐसे काट रही है, ये थीटा है, तो ये भी क्या होता है? थीटा होता है। इसे आप कहते हैं संगत कोण। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण हो गया तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। और साथ में ये ऐसे गया है, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। इसे कौन सा कोण बोलेंगे आप बताओगे? ये और ये कोण, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि ये कौन से कोण है? अंतःकांतर कोण है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यहां तक कोई डाउट या कोई समस्या या कोई दिक्कत नहीं है? पीछे देख लो, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? संगत कोण है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं? अंतःकांतर कोण है। यहां से भी क्लियर हो गया है। अब इसका काम खत्म। देखो यार, काम खत्म तो आदमी खत्म। ओके, थीटा 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 थीटा, यानी E1 और E2 के बीच में टोटल कोण कितना है? E1 और E2 के बीच में कोण हो गया 2 थीटा का। E1 और E2 के बीच में 2 थीटा का कोण है। तो अब जो तस्वीर है बहुत ज्यादा क्लियर हो गई है। बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र काम करते हैं, E1 और E2, दोनों का परिमाण बराबर है। आप देख सकते हैं दोनों का परिमाण बराबर है। और दोनों के बीच का कोण कितना है? दोनों के बीच का कोण है 2 थीटा। और अब आपको क्या वो कहानी याद है जो मैंने सुनाई थी, बहुत पहले सुनाई थी? देखिए, ये एक सदिश हो गया, ये एक सदिश हो गया। ओके, तो इसका परिमाण आप कैसे निकालते हैं? इसका परिमाण आप निकालते हैं समांतर चतुर्भुज नियम से। और परिमाण क्या होता है? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यही तो है, दो सदिश और ये उनका परिणामी है। इन परिणामी का परिमाण निकालिए आप। इस परिणामी का परिमाण आप निकालेंगे तो ये फॉर्मूला लगता है, जहां थीटा क्या है बच्चा? थीटा इन दोनों के बीच का कोण होता है।
थीटा ए और बी के बीच का कोण होता है। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन क्या है कि अगर ए और बी दोनों परिमाण में बराबर हों, अगर ए और बी दोनों परिमाण में बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है, अगर ए और बी दोनों परिमाण में बराबर होते हैं तो ये फॉर्मूला सिकुड़ कर सिंपल होके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2, या इसी को आप 2b भी लिख सकते हो cos थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ए और बी दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे ए लिखो या बी लिखो क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये केस हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं, और ये आया कहाँ से है, ये समांतर चतुर्भुज नियम से ही आया है, जहाँ पे एक स्पेशल केस है कि अगर दोनों सदिशों का परिमाण क्या है, बराबर है, तब आप ऐसा ना जाके आप शॉर्ट में ऐसा जा सकते हो। क्लियर है ये। तो यहाँ की तस्वीर क्या है, यहाँ की तस्वीर कुछ ऐसी है कि ये है आपका E1, ये है आपका E2, दोनों परिमाण में बराबर हैं, दोनों के बीच का कोण कितना है बच्चा, दोनों के बीच का कोण 2 थीटा है। याद रखिए E1 और E2 के बीच का कोण है 2 थीटा, ना कि थीटा। E1 और E2 के बीच का E1 और E2 के बीच का कोण है 2 थीटा। तो अगर मैं इसका परिणामी निकालूं E, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, विकर्ण के द्वारा दिया जाता है, ये आपको पता है, समांतर चतुर्भुज नियम आपको पता है। तो E इक्वल टू हो जाएगा 2, आप यहाँ पे E1 लिखो या E2 लिखो फर्क नहीं पड़ता, cos दोनों के बीच का कोण 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये है बच्चा। कोई दिक्कत? तो अगर मैं इस फॉर्मूले को डायरेक्ट वहां पे लिख दूं तो कोई समस्या होगा आपको, कोई ऐतराज है, कोई नाराजगी रहेगी मतलब आपको आता नहीं है। शिकायत वही लोग करते हैं, शिकायत कौन लोग करते हैं, इन्हें नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाले हैं, उसी चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने वाला हूं। तब समांतर चतुर्भुज नियम से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तब समांतर चतुर्भुज नियम से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगा 2E1 cos 2 थीटा बाई 2। डायरेक्ट आपको एग्जाम में ये लिखना है। अब आपको पूरा और समांतर चतुर्भुज और सब नियम आप करके दिखाएंगे नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, क्योंकि चेक करने वाले को पता है कि हाँ ऐसा होता है। सो E इज इक्वल टू 2E1 cos 2 थीटा बाई 2। अगर नहीं होगा तो ये कहानी याद रखिएगा। ओके, तो एक अभी मैं बता दूं यार, काफी हम लोग उलझनों से होकर गुजर रहे हैं। फिर इसमें बता दूं कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। उसके लंबादक पे एक बिंदु P है जो कि r दूरी पर है, इसे ही आप निरक्षीय स्थिति कहते हैं। उस बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। पहले प्लस क्यू का निकालिए, माइनस क्यू का निकालिए, बाद में पता चलता है कि E1 और E2 इसके कारण और इसके कारण दोनों का विद्युत क्षेत्र क्या है, बराबर है। ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। E1 और E2 के बीच का कोण कितना होगा, E1 और E2 के बीच का कोण 2 थीटा हो जाएगा। अब चूंकि बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र काम करते हैं, दोनों का परिमाण बराबर है, दोनों के बीच का कोण 2 थीटा है, तब आप लगा देंगे क्या, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम से बिंदु P पर परिणामी तीव्रता कुछ इस प्रकार दी जाएगी। और अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी और आगे बढ़ेगी, क्योंकि बात अगर चालू ही है, बढ़ी है, तो आगे तक जाएगी ना यार। ठीक है, चलिए बात जो है आगे तक लेके जाता हूं। 2E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां पे आप रख दोगे AP का स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखिए, वहां पे AP का स्क्वायर लिखा हुआ है। कॉस है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल cos थीटा ही आ जाएगा, cos थीटा ही आ जाएगा। अब बात है यहाँ पे E इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का मान कितना है, या AP के स्क्वायर का मान कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो रखिए R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। और अब बात यह है कि यहाँ पे आपको cos थीटा का मान भी निकालना पड़ेगा।
तो ले लो कोई सा भी समकोण त्रिभुज, POB ले लेता हूं मैं। समकोण त्रिभुज कौन सा? POB। ये P है, ये O है, ये B है, ये थीटा है, ये L है, ये R है। ओके, थीटा। तो समकोण त्रिभुज कौन सा? POB में। समकोण त्रिभुज POB में लगाइए cos थीटा। cos थीटा क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। OB आधार है, कर्ण क्या है? PB कर्ण है। तो cos थीटा कितना हो गया? cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन PB कितना है? रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पीछे निकाला तो है, रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, सो cos थीटा इज इक्वल टू L अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां पर? अब इसके मान को यहां पे रख दीजिए। तब E इज इक्वल टू आपको मिलता है, E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा का मान आ गया L अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस, अच्छा ये वाला R चल रहा है तो ये वाला R चलेगा ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या? इसके बाद जिसको सॉल्व करना आता है वो आगे बढ़ जाइए, जिसको नहीं आता वो देखो। अब इस Q को मैं यहाँ दे दूंगा, इस Q नहीं, Q को और इस 2 को भी। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये 2 यहाँ पे गया, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर यहाँ पे 1 है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2 है, रूट है यानी कि 1/2 है। और क्योंकि आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का घात 3/2। सो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है बच्चा, याद है? इसे ही P कहते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का घात 3/2, क्योंकि P बराबर होता है Q इंटू 2L। याद है कि भूल गए? द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। सो E इज इक्वल टू मिल गया आपको 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। यही है निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। निरक्षीय स्थिति 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 3/2। सदिश रूप में लिख देता हूं, सदिश रूप में। अच्छा, अगले पेज में लिखता हूं, सदिश रूप में। सदिश रूप में E इज इक्वल टू वैक्टर E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो अदिश ही है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी अदिश ही है। यही है जो कि सदिश है, वेक्टर P वेक्टर E। लेकिन जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है बच्चा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है, जरा देखिए, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है ये वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो इधर की तरफ है कि नहीं है? प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ है। किसके समांतर है? इस द्विध्रुव अक्ष के समांतर है। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका परिमाण तो आप निकाल लिए हो, उसकी दिशा पे भी थोड़ा चर्चा करिए आप। इस वेक्टर E की दिशा क्या है? प्लस Q से माइनस की तरफ है, प्लस Q से माइनस की तरफ है, और इस द्विध्रुव अक्ष के समांतर है। उसके अनुदिश नहीं है, उसके समांतर है, देखो ऊपर है ना वो। तो वेक्टर E की दिशा है प्लस से माइनस की तरफ और द्विध्रुव अक्ष के समांतर, द्विध्रुव अक्ष के समांतर। लेकिन जो वेक्टर P है वो तो माइनस से प्लस की ओर होता है ना, ये तो आपको मालूम है। जो वेक्टर P है ना, क्या है वेक्टर P? द्विध्रुव आघूर्ण जो है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, यानी वेक्टर E और वेक्टर P दोनों विपरीत दिशा में हैं। वेक्टर E और वेक्टर P दोनों विपरीत दिशा में हैं। तो बच्चा यहां पे आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहां पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा।
जो बता रहा है कि वेक्टर ई और वेक्टर पी दोनों विपरीत दिशा में हैं। क्लियर यहां पर? तो मैं लिख देता हूं पहले। निरक्षीय स्थिति में, लोगों को याद नहीं होता, समझ नहीं पाते हैं। निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होती है, की ओर तथा द्विध्रुव अक्ष के समांतर, द्विध्रुव अक्ष के समांतर होती है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की ओर होती है। ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये भी बुरा नहीं है। ठीक है, तो ये आपने दिशा भी बता दिया। और अब एक कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या है? स्पेशल केस लगा रहा हूं मैं। स्पेशल केस, यदि बिंदु P द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बहुत दूर हो तथा द्विध्रुव की लंबाई अल्प मतलब बहुत कम हो। यानी कहना मैं ये चाहता हूं कि R बहुत बड़ा है किससे? L से। तब L को नगण्य मान सकते हैं, L को नगण्य मान सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर देंगे। तब आपको E कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर था जो 0 हो गया, इसका पावर 3/2 हो गया। तो ये स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तब आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये छोटे द्विध्रुव के लिए है, छोटे द्विध्रुव के लिए फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। और जब R बहुत ज्यादा है L की तुलना में, ये कंडीशन याद रखिएगा। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ओके, और इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? वेक्टर E इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P अपॉन R क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा पहले किया था वैसा भी किया है। क्यों माइनस है? क्योंकि वेक्टर P और वेक्टर E की दिशा, दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। और अब हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने दोनों स्थितियां पढ़ ली हैं। हमने अक्षीय स्थिति पढ़ लिया, हमने निरक्षीय स्थिति भी पढ़ लिया है। अक्षीय में क्या होगा? अगर मान लीजिए कि ये है विद्युत द्विध्रुव, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, और ये है O। यहां से कितने दूरी पर? R दूरी पर एक बिंदु P है। और कहां पे होगा ये याद रखना है, R दूरी पर बिंदु P है। इस द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पे है कहीं पर, इस द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पे है कहीं पर, तब इसमें E कितना हो जाएगा? छोटे द्विध्रुव के लिए बात कर रहे हैं ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 2P अपॉन R क्यूब। याद है क्या? लास्ट लेक्चर में डिराइव किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। ये दूरी जब R है इस बिंदु O से, तो अक्षीय स्थिति में R दूरी पर अगर कोई बिंदु है तो वहां पर इतना विद्युत क्षेत्र होगा। इसी को निरक्षीय में लेते हैं, बच्चा। ये प्लस Q, ये माइनस Q, ये बिंदु O, और यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो ये ऐसे जाएगा, परिणामी तीव्रता इधर है। ओके,
यहाँ पोटेंशियोमीटर तीव्रता इधर की ओर होता है, ठीक है ना। ये पोटेंशियोमीटर तीव्रता है, ये पोटेंशियोमीटर तीव्रता है, पूरी कहानी नहीं बता रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पर आपने E कितना निकाला है, यहाँ पे आपने निकाला है 1/4πε0 P/r³। दोनों को तुलना करिए, r³ 1/4πε0 1/4πε0, लेकिन ये अगर अक्षीय है, अगर ये निरक्षीय है, स्मॉल ई लिख देता हूं इक्वेटोरियल के लिए, तो यहां से क्या मिलेगा कि EA जो है वो 2 टाइम्स होता है EE के। यानी कि किसी छोटे द्विध्रुव के लिए अगर समान दूरी पर एक बिंदु P है अक्षीय में और निरक्षीय में, तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की दुगुनी होती है। अक्षीय में दुगुनी है किसकी, निरक्षीय की। दूरी जब समान है तो अलग अलग दूरी पे तो अलग अलग होगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है। लेकिन अगर समान दूरी पर है, अक्षीय में भी r दूरी पर है, निरक्षीय में भी r दूरी पर है, और किसी छोटे द्विध्रुव की बात हो रही है, तो अक्षीय स्थिति का जो विद्युत क्षेत्र होता है और निरक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र का दुगुना होता है। ये आपको याद रखना है। ओके, तो चलिए इस लेक्चर में हमने निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। और अब हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।